एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सीकेएस एकेडमी में। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं बाल मनोविज्ञान के मोस्ट रिपीटेड प्रश्नों को, जो कि हम स्पेशली बात करें तो जो लोग भी यूपी टेट की परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और यूजफुल होने वाला है। तो इसलिए वीडियो को मिस मत करिएगा। और डेली ये वीडियो की सीरीज़ अपलोड की जा रही है। आप डेली वीडियो की सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आप 30 में 30 लाने की क्षमता रखेंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय इधर उधर ना बिताते हुए सीधा हम आते हैं अपने प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, गणित संबंधी समस्या को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, डिस्फेजिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आप जानते हैं कि गणित से संबंधित, ठीक है, जैसे आपको जल्दी में गणना करना हो तो आप किसका यूज़ करते हैं? कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। तो इसी से जुड़ा है डिस्कैल्कुलिया, ठीक है। तो यहाँ पर गणित संबंधी समस्या को डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। हिंदी में इसे गणना दोष के नाम से जाना जाता है, ठीक। दूसरा आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन एक वंचित बालक का प्रकार नहीं है? सामाजिक रूप से वंचित बालक, देखिए भाई, सामाजिक रूप से, जैसे समाज बहिष्कार कर रहा है तो सामाजिक रूप से वंचित बालक होते हैं। आर्थिक रूप से वंचित बालक ये भी होते हैं, चूँकि भाई जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन सही नहीं होती तो वो क्या होता है, कई सारी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं जो कि पैसे से खरीदा जाता है या पैसे से वो सुख सुविधाएं मिलती हैं। तो आर्थिक रूप से वंचित बालक का प्रकार होता है। शैक्षिक रूप से वंचित बालक भी होते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को शिक्षा लेने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। तो राजनीतिक रूप से वंचित बालक, तो ये भैया कोई प्रकार नहीं है जो है कि वंचित बालक का, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जब कभी भी प्रश्न आपका आता है तो इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है, नहीं तो क्या होता है, मिस्टेक यही होती है, ठीक है। चलिए, तो अगला आपका प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन या फिर है चिन्ह अनुबंधन। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है आपका नैमित्तिक अनुबंधन। ध्यान दीजिएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? नैमित्तिक अनुबंधन है, ठीक है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। तो चौथा प्रश्न आपका है, पिछड़े बालक के व्यक्तित्व की विशिष्टता क्या है? राजनैतिक, आर्थिक, दार्शिक या फिर मनोवैज्ञानिक, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है भाई मनोवैज्ञानिक, ठीक। पिछड़े बालक के व्यक्तित्व की विशिष्टता जो है मनोवैज्ञानिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि बालक का अध्ययन किसके? मनोविज्ञान के तहत ही किया जाता है, ठीक है। चलिए, आपका पांचवा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने, बुद्धि और सृजनात्मकता में कैसा संबंध पाया जाता है? वैध संबंध, नकारात्मक संबंध, सकारात्मक संबंध या फिर समानांतर। तो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है बुद्धि और सृजनात्मकता में कैसा संबंध, तो जाहिर सी बात इसमें सकारात्मक संबंध मिलता है, ठीक है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों को पहचानने व उन्हें शिक्षा एवं निर्देशन देने में कौन सहायक होते हैं? ठीक, समाज सेवी, विशेष परिश्रमी अध्यापक, विभिन्न दोषों के सुधारक, ये सभी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब आपको पता होगा, सही जवाब है ये सभी। यानी कि विशिष्ट बालकों को पहचानने, उन्हें निर्देशन करने में समाज सेवकों का भी मतलब महत्वपूर्ण स्थान होता है, जो अध्यापक परिश्रमी होते हैं उनका भी, और जो विभिन्न दोषों के सुधारक होते हैं उनका भी। तो यानी सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, आप असामान्य बालक की पहचान किस प्रकार करेंगे? तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पेडागोजी पे रिलेटेड होते हैं। क्या कहा जा रहा है, आप असामान्य बालक की पहचान किस प्रकार करेंगे? तो देखिए, यहाँ पे ध्यान देना है, उनकी बुद्धि परीक्षण द्वारा, ठीक है। अगला क्या है भाई, उनकी शारीरिक जांच करके, समाज मित विधि द्वारा या फिर सभी प्रकार से। तो इसका सही जवाब है सभी प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर भाई
असामान्य बालक की पहचान कैसे कर सकते हैं? आप कर सकते हैं बुद्धि परीक्षण द्वारा, उनकी शारीरिक जांच कराकर, समाज मित्र विधि द्वारा। तो ठीक है, इस तरह से इसका जवाब है सही सभी। ठीक, अगला है स्किनर के अनुसार मंदबुद्धि बालक की विशेषता क्या है? तो ध्यान देना है किसके अकॉर्डिंग? स्किनर के अकॉर्डिंग आत्मविश्वास का अभाव। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए भाई, मंदबुद्धि बालक की पहचान तो आत्मविश्वास का अभाव भी होता है, बट यहाँ पर आपको फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू स्किनर। ठीक, दूसरा है दूसरों को मित्र बनाने की अधिक इच्छा। ठीक है, अगला है संवेगात्मक और सामाजिक असमायोजन, इनमें से सभी। तो भैया यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू स्किनर, ठीक है, ये सभी ऑप्शन सही हैं कि आत्मविश्वास का अभाव, दूसरों को मित्र बनाने की अधिक इच्छा। ठीक, अगला है संवेगात्मक और सामाजिक असमायोजन। तो इन सभी, ठीक है, इन सभी से पहचान कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्किनर महोदय। अगला आपका प्रश्न है, निम्न में से क्या वंचन का प्रकार है? सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक या फिर इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब है इनमें से सभी भैया। ठीक है, वंचन का प्रकार यानी वंचित रहते हैं तो भाई समाज से भी वंचित हो सकते हैं, आर्थिक वंचित और शैक्षिक रूप से वंचित, इन सभी से वंचित हो सकते हैं। ठीक है, वंचन का मतलब हुआ वंचित होना। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, किसी सृजनशील बालक का लक्षण है? तो यानी लक्षण क्या है? तो भैया सृजनशील बालक का तो ऑप्शन है आपके लचीलेपन का अभाव, पिछड़े बालकों को, ठीक है, और समस्या के प्रति सजग न होना, गत्यात्मकता का अभाव। तो सही जवाब है पिछड़े बालकों। ठीक है, किसी सृजनशील बालक का लक्षण क्या है? पिछड़े बालक। ठीक है, ये है। अगला है, हस्तशिल्प की शिक्षा किन बालकों को दी जानी चाहिए? अगला है सृजनशील बच्चों को, प्रगति से प्रतिभाशाली बच्चों को, पिछड़े बालकों को या फिर इनमें से सभी को? तो सही जवाब है पिछड़े बालकों को हस्तशिल्प की शिक्षा जरूर दी जानी चाहिए। ठीक, अगला है आपका, मानसिक रूप से दुर्बल बालकों का पता लगाने के लिए संगुइन फॉर्म बोर्ड परीक्षण किसने विकसित किया था? जे भरतराज ने, आरपी श्रीवास्तव ने, संगुइन ने या फिर भाटिया ने? तो देखिए यहाँ पर इसका सही जवाब है संगुइन ने, क्योंकि इन्हीं के नाम पर संगुइन फॉर्म बोर्ड परीक्षण इसका नाम रखा गया है। ठीक, अगला है, विकलांगता के कितने चरण हैं? तो भैया जन्मजात हो सकता है, दुर्घटना से भी विकलांगता आ सकती है, बीमारी से भी आ सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पर सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी सही है। किसने कहा है कि आनुवांशिक लक्षण अपराधी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करते हैं? वैलेंटाइन, गुड, थॉमस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है वैलेंटाइन ने कहा था कि आनुवांशिक लक्षण अपराधी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक, किसने? वैलेंटाइन ने कहा। ठीक, अगला है आपका, पिछड़े बालकों के लिए किस तरह की विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए? तो भैया ऑप्शन है प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, ठीक है, अगला ऑप्शन है विशिष्ट विद्यालय, निम्न स्तर विद्यालय या फिर सॉरी हो गया ना, तो यहाँ पर विशिष्ट विद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक, अगला है, यदि बालक की बुद्धि लब्धि 106 है तो वह बालक कैसा है? साधारण बालक, विशिष्ट बालक, सामान्य बालक या फिर असामान्य बालक? तो उसे सामान्य बालक की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, अगला है अधिगम है, तो क्या है भैया? व्यवहार में प्रत्येक परिवर्तन, परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन जो होता है उसी को अधिगम यानी सीखना कहा जाता है। अगला है, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन में किस पर प्रयोग किया था? किसने? पावलोव ने। तो देखिए यहाँ पर खरगोश पर, चूहा पर, कुत्ते पर या फिर बिल्ली पर? तो आपको पता होगा पावलोव ने अपना जो प्रयोग किया था वो किया था कुत्ते पर। ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुत्ते पर। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो ऑप्शन है सृजनात्मकता, अभिरुचि, व्यक्तित्व या फिर दबाव? तो सही जवाब है व्यक्तित्व। ये कह लीजिए कि 16 पीएफ जो है ये पर्सनालिटी टेस्ट किया जाता है इसे। ठीक, चेस तथा कार्ड को निम्न में से किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? लड़ाई वाले खेल में,
बौद्धिक खेल में, गतिमान खेल में या फिर प्रायोगिक खेल में। तो आप जानते हैं कि जो चेस या कार्ड खेला जाता है वो भैया बौद्धिक खेल के अंतर्गत आता है, ठीक है, बुद्धि का इस्तेमाल किया जाता है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर, चिंपैंजी पर, बिल्ली पर या फिर खरगोश पर? तो सही जवाब है बिल्ली पर प्रयोग किया था। किसने? थॉर्नडाइक ने। चिंपैंजी की बात करें तो कोहलर ने किया था चिंपैंजी पर। स्किनर महोदय ने चूहे पे किया था, ठीक। 22 नंबर है, अभिप्रेरणा देने की मुख्य प्रविधि क्या है? प्रशंसा करना, पुरस्कार देना, दंड देना, इनमें से सभी। तो भैया देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा इनमें से सभी। अभिप्रेरणा देने की, देखिए प्रशंसा से भी मोटिवेशन मिलता है, पुरस्कार देने से भी मोटिवेशन मिलता है, दंड देने से भी मोटिवेशन मिलता है। अब कहेंगे दंड देने से कैसा मोटिवेशन मिलता है? तो मेरे दोस्त, दंड देने से मोटिवेशन मिलता है लेकिन वो कैसा होता है? नकारात्मक होता है, ठीक है। तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के अभिप्रेरणा होते हैं। अगला है, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम बताए हैं? देखिए ये प्रश्न भी पूछा गया है, तो भैया थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम बताए हैं? ऑप्शन है 2, 4, 3 या फिर 8, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीखने के नियम बताए हैं 2, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से नियम बताए हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। एक हैं प्राथमिक नियम, ठीक, जो थॉर्नडाइक ने बताए हैं, और दूसरे को कहा गया है गौण नियम, ठीक है। तो प्राथमिक नियम के अंतर्गत 3 नियम हैं और गौण नियम में 5 हैं, ठीक है, ये ध्यान देना। अभिप्रेरणा अधिगम का कैसा अंग है? मुख्य अंग, सहायक अंग, कोई अंग नहीं है या फिर कार्य है? तो भैया ये सहायक अंग का कार्य करता अभिप्रेरणा अधिगम में। अब देखिए यहाँ पर अभिप्रेरणा अधिगम का कैसा, ठीक है। तो यहाँ पर अभिप्रेरणा का मतलब मोटिवेशन से क्या होता है? सीखने में मदद मिलती है, मतलब बच्चा मोटिवेट हो जाता है कुछ समय के लिए, तो क्या है? सहायता करती है, तो सहायक अंग हो जाएगा। प्रेरणा द्वारा ही स्पष्ट होता है कि व्यवहार का क्या प्रभाव है। व्यवहार क्या है? व्यवहार क्यों संपन्न होता है? व्यवहार अनावश्यक है। तो भैया इसका सही जवाब है व्यवहार क्यों उत्पन्न होता है, ये प्रेरणा द्वारा ही स्पष्ट होता है, ठीक। 26 नंबर है, स्किनर ने अपने सिद्धांत में किस पर प्रयोग किया था? तो ऑप्शन है सफ़ेद चूहों पर, बिल्ली पर, खरगोश पर या फिर कुत्ते पर। तो भाई आपको बता दें स्किनर ने जो प्रयोग किया था अपना, वो किया था चूहों पर, ठीक है। और चूहे के साथ साथ इन्होंने कबूतर पर भी अपना प्रयोग किया था। किसने? स्किनर महोदय ने, ठीक। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह शब्द हैं, यानी किसने दिए हैं ये स्टेटमेंट? गेट्स व अन्य ने, सिम्पसन ने, वुडवर्थ ने या फिर स्किनर ने? तो इसका जो मतलब ये डिफिनीशन है वो वुडवर्थ महोदय ने दिया है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी सही है। 28 नंबर है, प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने या फिर टॉलमैन ने? तो ध्यान दीजिएगा इसका सही जवाब है थॉर्नडाइक ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरक नहीं है? भूख, सामाजिक संबंध, प्यास या फिर सुरक्षा? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? प्राकृतिक अभिप्रेरक। तो सही जवाब है सुरक्षा। देखिए जो भूख हो, प्राकृतिक को ही नैसर्गिक कहा जाता है, यानी कि जो जन्म से हो, ठीक है। तो भूख जो है कि जन्म से ही लगती है, मतलब नेचुरल है भूख का लगना। सामाजिक संबंध भी, व्यक्ति सामाजिक प्राणी है ऐसा आपने सुना है। प्यास भी मतलब एक नेचुरल प्रोसेस है, और सुरक्षा जो है कि नेचुरल प्रोसेस ना हो करके मतलब मानव द्वारा जनित है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है प्राकृतिक अभिप्रेरक नहीं है। तो मैंने कई बार बताया कि नहीं वाले क्वेश्चन पे आपको फोकस ज़्यादा करना होता है। 30 नंबर है, अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने का तरीका है। तो क्या है भाई? ठीक है, अभिप्रेरणा देना, प्रलोभन देना, नई शिक्षा तकनीकी का प्रयोग करना। तो इसका सही जवाब है मेरे दोस्तों अभिप्रेरणा देना, अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं जब बच्चों में मतलब सीखने की इच्छा नहीं होती तो वहाँ पर मोटिवेशन सुन करके एक अच्छा सा जोश आ जाता है, तो वो सीखने के लिए जो है कि तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा
30 महत्वपूर्ण मोस्ट रिपीटेड प्रश्न हैं और ये सीरीज़ आपको कंटिन्यू इस यूट्यूब चैनल पे मिल रही है, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है, जिससे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की परीक्षा की तैयारी बेहतर हो सके। बाल मनोविज्ञान आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, जिससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।